हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज से हम पुनः अपनी कक्षाओं को नियमित रूप से हैं जो प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसकी जो भी जितनी भी यूनिट है उनको हम एक एक करके जितने भी उनके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि आगामी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो रहने वाले उनको देखेंगे। जैसे कि आज की इस पहली कक्षा के अंदर हम शब्द शक्ति के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए, कुछ जिनकी आने की संभावना है, जो अति महत्वपूर्ण इस प्रकरण से लगे हमें, उनको शामिल किया है। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वाचक शब्द का संबंध जिस शब्द शक्ति से है वो कौन सी है। यानी कि वाचक शब्द का संबंध कौन सी शब्द शक्ति से है जो होता है, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर तात्पर्य से। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या इसके अंदर सही उत्तर होगा। तो वाचक जो शब्द है उसका संबंध जिस शब्द शक्ति से होता है वो शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा। ठीक है। अगला सवाल है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है, भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर, कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, और को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर हम पूछना चाह रहे हैं कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का एग्जाम्पल कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर है अपना घ, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के भीर। यहाँ पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है जो होने वाली है। प्रश्न है, सीता कमलमुखी है। सीता कमलमुखी है वाक्य में प्रकट अर्थ है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या फिर मुख्यार्थ। सीता कमलमुखी है, इस वाक्य में कौन सा अर्थ जो है प्रकट हो रहा है। उत्तर हो जाएगा लक्ष्यार्थ। कौन सा, लक्ष्यार्थ अर्थ है जो प्रकट हो रहा है। प्रश्न है, व्यंजना के लिए आधार बनता है। अब कई अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि शब्द शक्ति वाला मामला हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो जिन साथियों की ये सब शब्द शक्ति वाला मामला पल्ले नहीं पड़ता तो कम से कम इतना तो कर ले कि जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं या आप अन्य किसी पुस्तक में जितने एग्जाम्पल शब्द शक्ति के देखते हैं, कम से कम उन उदाहरणों को अच्छे से मस्तिष्क में बिठा लें कि ये उदाहरण इस शब्द शक्ति से संबंधित है। उतना ही काफ़ी, अगर पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो। प्रश्न है, व्यंजना के लिए आधार बनता है भैया अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं वाच्यार्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यंजना के लिए आधार बनता है, सही अपना उत्तर हो जाएगा भैया ग। लक्ष्यार्थ एवं जो वाच्यार्थ होता है वो व्यंजना के लिए क्या बनता है, आधार बनता है। सवाल है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी होगी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, लक्षणा, अभिधा, शाब्दी व्यंजना या फिर आर्थी व्यंजना। क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। आपको इस उदाहरण को याद रखना है। सवाल है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति जो है उससे रिलेटेड कौन सा कथन ठीक नहीं है। यानी कि 3 विकल्प जो होंगे अपने यहाँ पर वो लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित होंगे, 3 विकल्प, और एक है जो इसके इतर होगा। तो किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता ये बात, या यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, या फिर किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो लक्षणा शब्द शक्ति का नहीं है। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ब जो है लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कथन नहीं है, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
ये नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का बैच चल रहा है, ग्रेड सेकंड के बैच पर विशेष छूट भी चल रही है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, और इन सब की PDF जो है आपको नवसृजन क्लासेज जो अपनी एप्लीकेशन है वहीं पर है जो मिलने वाली है। और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है अगला, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल आसान सवाल है, 5 4 6 3। उत्तर क्या हो जाएगा? द। 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति मुख्यतया। सवाल है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों ब, लक्षणा, कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो है जो गीदड़ भागे, लक्षण प्रकट हो रहा है। सवाल है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति जो है वो किसकी है, उक्ति किसकी है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में है। केशव दास का है, ब्रजनाथ दास का है, भिखारी दास का है या फिर देव साहब का है? तो किसका है ये? उत्तर हो जाएगा अपना द, देव का है ये उक्ति, ये कथन किसका है? देव का, कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? जो व्यंजना है उस शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, या फिर प्रयोजन को व्यक्त करना, या मुख्यार्थ की व्याख्या करना, या फिर मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना? तो बताइए, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा अपना द, मुख्य अर्थ के अंदर जो अर्थ छिपा होता है उसको व्यक्त करना है जो व्यंजना शक्ति का कार्य होता है। सवाल है, जिस शब्द शक्ति से कोशगत अर्थ प्राप्त होता है वो है अभिधा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा या फिर व्यंजना? सही उत्तर हो जाएगा अपना क। तो वो अभिधा शब्द शक्ति है जिससे कोशगत अर्थ जो प्राप्त होता है। प्रश्न है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्दकोश, शब्द भंडार, शब्द शक्ति या फिर शब्दार्थ? यानी कि शब्दों के अंदर जो अर्थ विद्यमान रहता है उस बात का भान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला जो बौद्धिक व्यापार होता है परस्पर, वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना स, शब्द शक्ति। शब्द के अंदर वो शक्ति है जो उसके अंदर जो अर्थ विद्यमान है उसका है जो हमें ज्ञान कराती है। प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। पंक्तियाँ क्या है कि आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननि लादे, ज्या बंजारे टाड़े। व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य या लक्षणा? उत्तर हो जाएगा ए, व्यंजना। सवाल है कि बैठी रही हम हूँ हिये हारी, कहा लगी टार ये हाथन गाजे, उक्त पद में निहित शब्द शक्ति है। अब आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे कि क्या कौन सी शब्द शक्ति है क्या नहीं है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में अभी कहा कि अगर जहाँ नहीं समझ में आए तो मस्तिष्क के अंदर जो उदाहरण है उसको बिठा लीजिए, भैया ये इस शब्द शक्ति का सीधा सीधा मतलब रट्टा मार लीजिए उसका कैसे न कैसे करके, तभी है जो शब्द शक्ति के जो जिन उदाहरणों का आप पहचान नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से उनका यही इलाज है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? ग। यहाँ पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होगा, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होगा। प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, यानी कि जो अपनी शब्द शक्तियाँ हैं उनकी मुख्य मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी याद कर लो, ताकि उन विशेषताओं में से कि इनकी किस शब्द शक्ति की ये विशेषता नहीं है या किसकी है, इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया है क्या कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है, यानी कि 3 तो होंगे बाकी नहीं होगा। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना,
अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना। पहले भी इसी प्रकार का प्रश्न था, थोड़ा सा अलग था वो, मतलब अलग तरीके से पूछा गया। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना। सवाल है, निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, ये सही नहीं है। सवाल है, हे पूतना मारण मैं सुदक्ष, जगन्य काको दर था विपक्ष, कि किंतु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐसे प्रभु हैं कृपालु। इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है? तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? उदाहरण खोपड़ी में बिठा लेना, ख, यानी कि अभिधा होगी इसके अंदर सीधा सीधा। लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता है। इसका अर्थ लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ में बाधा होने पर उपस्थित होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लक्षित होती है, उपयुक्त सभी। तो विशेषता क्या हो जाएगी लक्षणा की? घ, यानी कि सारी की सारी जो विशेषताएं जो ऑप्शन है इसी के हैं। लक्षणा में जिसका अर्थ लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ में जब बाधा होती है तब ये उपस्थित होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लक्षित होती है। पंजाब शेर है। इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति है लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, शाब्दी लक्षणा, शाब्दी व्यंजना। इस प्रश्न का उत्तर है जो आप दीजिएगा, आसान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 9 से 12 वाली जो किताब है उसके अंदर भी ये मिल जाएगा। पंजाब शेर है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी यहाँ पर वो आप बताना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रश्न है अगला, स्वर्ग लोक की तुम अप्सरा थी, तुम वैभव में पली हुई थी। उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है, कौन सी हो जाएगी? उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शाब्दी व्यंजना या फिर आर्थी व्यंजना। उत्तर हो जाएगा ख, लक्षणा, लक्षण लक्षणा है जो हो जाएगी। प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इन सभी से। उत्तर क्या हो जाएगा? ब। पंक्ति क्या है? बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से। उत्तर हो जाएगा ब, लक्षणा। यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया, प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर दे रखा है पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है। तो इस प्रकार से प्रश्न के अंदर भी जो प्रश्न है बन सकता है उसको भी आप मस्तिष्क में रखें। सीधा यही नहीं रखें ये प्रश्न है, उस प्रश्न से और क्या प्रश्न बन रहा है वो भी जहन में आप रखें। सवाल है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा? तो सही उत्तर हो जाएगा ब, व्यंजना है। ध्यान में रखना, व्यंजना, सिंधु सेज पर। सवाल, शब्द शक्ति की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द शक्ति की वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा? उत्तर हो जाएगा द, अभिधा। अभिधा वो शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न है, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थ बोध कराने के संदर्भ में अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। कौन सा कथन सत्य है? उत्तर हो जाएगा द। अर्थबोध कराने के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है भैया?
उत्तर क्या करोगे आप? द। मुख्यार्थ के अंदर जो छिपा अकथित अर्थ है उसको व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का काम है जो होता है। सवाल है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानु जा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या सभी, कौन सी होगी कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न भी कई बार आया है। सवाल, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभी अभी मैंने बताया था, इस प्रश्न को रिपीट किया है, बताइए कौन सी होगी। निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना से संबंधित क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा स। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन है यहाँ पर, शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का होता है, अभिधा के द्वारा कोशगत अर्थ प्रकट होता है, वाचक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। असत्य कौन सा इनमें से? घ। यानी कि तीनों ठीक है, तीनों विशेषताओं को ध्यान में रखना। शब्द शक्ति से ही क्या है? अर्थ का बोध होता है। ठीक है। लक्षणा और जो व्यंजन है इनसे युक्त काव्य जो होता है उच्च कोटि का माना जाता है। अभिधा के द्वारा कोशगत अर्थ प्रकट होता है। सोहत नाग ने मद बिना, तान बिना नहीं राग। पद में शब्द शक्ति है, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, उपादान एवं लक्षण लक्षणा समन्वित रूप या आर्थी व्यंजना। उत्तर क्या हो जाएगा? ख, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। उपादान लक्षणा का उदाहरण है, हाथ पैर बचाते हुए काम करो, संध्या हो गई, राजस्थान जाग उठा, पेड़ से पत्ता गिरा। उपादान लक्षणा का उदाहरण। उत्तर हो जाएगा कैद। सीधा ध्यान में रखो, उपादान लक्षणा का उदाहरण हाथ पैर बचाते हुए काम करो। जहाँ अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ प्रकट होता है वह शब्द शक्ति होती है। बताइए, व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा। उत्तर क्या है? व्यंजना। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ जहाँ प्रकट होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। हम इन प्रश्नों की व्याख्या के अंदर नहीं जा रहे, सीधे सीधे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को अवश्य मिलेंगे। आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, गंगायाम घोष है, रजनीगंधा खिल गई, सारा गांव भूखों मर रहा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उत्तर होगा आर्थी व्यंजना का उदाहरण ख, रजनीगंधा खिल गई। कोकिल कंठी गा रही है, कोकिल कंठी गा रही है, वाक्य में शब्द शक्ति है भैया, क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा घ, लक्षण लक्षणा। क्या? लक्षण लक्षणा। यौवन के दिन चार, पद में शब्द शक्ति, यौवन के दिन चार, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा या शाब्दी व्यंजना। उत्तर क्या हो जाएगा? यौवन के दिन चार, ध्यान में रखना, ख, रूढ़ा लक्षणा। व्यंग्यार्थ जब अर्थ के कारण प्रकट होता है तो वह शब्द शक्ति कहलाती है। जो व्यंग्यार्थ होता है वो अर्थ के कारण अगर प्रकट हो तो वो कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? उत्तर कर देना भैया, ख, आर्थी व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छल के, और तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? पहली बात, तुलसी की पंक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना। उत्तर आपको करना है स। इस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है। किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है? अनुप्रास में, रूपक में, स्वभावोक्ति में या फिर समासोक्ति में? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं ब, यानी कि रूपक के अंदर भैया उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप है जो किया जाता है। दूसरा सवाल, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य
वह एक लाल की माई। ये जो काव्य पंक्ति है इसमें उपमेय क्या है? उपमेय, उपमान वगैरह, आश्रय वगैरह, आलंबन वगैरह, विभाव वगैरह हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। उपमेय क्या है? माई, पागल, एक लाल, सभा। उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? उत्तर हो जाएगा द, सभा। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सभा चिल्लाई, ये उपमेय हो जाएगा। नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। ठीक है, इन पंक्तियों में अलंकार क्या है? वैसे तो अलंकारों का आप अच्छे से पकड़ सकते हैं विशेषताओं के जरिए, फिर भी कई साथियों को अगर अलंकार वगैरह, शब्द शक्ति वगैरह ये पल्ले नहीं पड़ते हैं, छंद वगैरह, तो भैया सीधा सा तरीका ये है, जितने भी उदाहरण आपको जहाँ कहीं भी देखने को मिले जिस अलंकार के, जिस छंद के, भैया एक डायरी के अंदर, एक कॉपी में उतारो और रट्टा मार लो कि भैया ये उदाहरण है तो ये अलंकार है, ये उदाहरण है तो ये छंद है, ये उदाहरण है तो ये शब्द शक्ति का रट्टा मार लो। अगर समझ सकते हो विशेषताओं के जरिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो आसानी से समझा जा सकता है। फिर भी कई सारे उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जो पता नहीं लग पाते, तो सीधा सा तरीका, जहाँ कहीं भी जितने भी उदाहरण मिले लिख लो एक डायरी में और रट्टा मार लो कि भैया ये उदाहरण इसका है, ताकि यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होगा, गणित लगाने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। तो नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। पंक्तियों में अलंकार क्या हो जाएगा? अन्योक्ति, दृष्टांत, उदाहरण या फिर उपमा। तो क्या करें? उत्तर कर दें भैया स, उदाहरण अलंकार यहाँ पर है जो हो जाएगा। और सभी को शेयर जरूर करना है वीडियो को, और पहली बार वाले सब्सक्राइब कर लेना। बेसर मोती दुती झलक परी, अधर पर आनी, पट पहुँचती चुनो, पमुझी नारी निपट आयानी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? संदेह, विरोधाभास, भ्रांतिमान या मानवीकरण। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया स, भ्रांतिमान। बेसर मोती दुती झलक पर अधर पर आनी, पट पहुँचती चुनो, समुझी नारी निपट आयानी, भ्रांतिमान। प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है? अलंकार और उदाहरण, यानी कि यहाँ पर अलंकार दिया ना, श्लेष, रूपक, असंगति, यमक, यहाँ पर अलंकार और उदाहरण सुमिलित नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया अपना क्या? द। यहाँ पर यमक, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, यहाँ पर यह है जो सुमिलित नहीं है। जैसे असंगति में विष पीते हैं मेघ और विरहिणी प्राण निकलते, मतलब विष तो कौन पी रहा है? मेघ पी रहे हैं, और प्राण किसके निकल रहे हैं? विरहिणी के निकल रहे हैं। तो असंगति, इस प्रकार से चलता है ये मामला। अजो, अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बांस बेसरी लो, बसे मुक्तन के संग। माइनर, इन पंक्तियों में माइनर सी कहीं ना टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, बाकी वही है। इस दोहे में इनमें से क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार और सत्संग का महत्व ये है इसके अंदर, या श्लेष अलंकार और सत्संग का महत्व ये है, रूपक अलंकार और गफी साधना, यमक अलंकार और राम भक्ति। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या? ए, उत्प्रेक्ष अलंकार और सत्संग का महत्व है। ठीक है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप, अर्थान्यास, असंगति, व्याज स्तुति। द। ये अपने ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई और साथी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो 2-4 प्रश्न ऐसे भी शामिल किए हैं जो उनके पाठ्यक्रम में लगते हो। ये पुराने आया हुआ प्रश्न है ये। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उक्त पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा? अनन्वय, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अतिशोक्ति अलंकार की विशेषता क्या है? जैसे कि मैंने कल के कक्षा में भी कहा था कि सीधा सीधा न पूछकर जो भी प्रकरण है, जो भी अलंकार है, जो भी छंद है, निम्न में से इसकी विशेषता है या नहीं है, तो उनकी जो जो विशेषताएं बनती है, छंदों के अंदर कितनी मात्राएं, क्या आखिर में क्या आता है, अलंकारों में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं,
उपमेय उपमान वाले जो कुछ भी है वो है जो विशेषताएं ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी है जो आने लगे हैं। ठीक है, देखिए, एक वस्तु में दूसरे की संभावना की जाती है अतिशयोक्ति में, या फिर कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, केवल उपनाम उपमान से उपमेय का भाव प्रकट होता है, या अफल में फल की संभावना की जाती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता क्या हो जाएगी भैया? ख, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत है जो किया जाता है। ठीक है, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत है जो किया जाता है। आगे देखिए, विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत, उक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? बताइए। बहुत बार ये प्रश्न आया है और बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके है जो बताइएगा भैया। ठीक है, विश्व में ये गोदावरी अमृतन के फल देत, आप बताना। प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, क्या हो जाएगा? जिमी, सा, मानो, जैसे। कुछ अलंकार ऐसे भी जिनके अंदर वाचक शब्दों के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं, लगभग पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये अलंकार होगा, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर मानो आपको कहीं देखने को मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेयोपमा, उपमेयोपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा? पेपर पात सरिस मन डोला, मोम सा तन घुल चुका अब, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, राम के समान सिंधु सिंधु सम राम है। राम के समान सिंधु सिंधु सम राम है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? उपमेयोपमा अलंकार का उदाहरण घ, राम के समान सिंदूर सिंधु सम राम है। प्रश्न है, इनमें से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। सही कथन कौन सा नहीं है वो हमें चुनना है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद्य आरोप किया जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो भैया कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो देख लीजिए, द या द वाला विकल्प ठीक नहीं है, बाकी सारे के सारे ठीक है। जो ठीक है उनको ध्यान में रखना है और जो नहीं ठीक है उसको भी ध्यान में रखना है। अलंकार की विशेषता क्या? देखिए, अब अलंकार प्रकरण हम देख रहे हैं, उसके प्रश्न हम देख रहे हो, उसी की विशेषता पूछ लिए। तो ये काव्य के स्थायी धर्म है, इन्हें काव्य की आत्मा माना गया है, काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, ये काव्य के आंतरिक धर्म है। अलग अलग विद्वानों ने ये चीज़ें कही है। अलंकारों के विषय में हमने जब पढ़ा तो इन सब की हमने चर्चा की थी। तो अलंकार की विशेषता क्या है भैया? ग, काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं ये। निम्न में से शब्दालंकार है यमक, उपमा, रूपक, संदेह। उत्तर क्या हो जाएगा भैया? क, यमक। को घटी ए वृष भानु जा, वे हलदर के वीर। पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा भैया? क, सभंग श्लेष। भंग करके हम उसका है जो अर्थ देख रहे हैं, सभंग श्लेष हो जाएगा। यमक अलंकार का उदाहरण है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। पूत सपूत तो धन क्यों संचे। यमक अलंकार का उदाहरण भैया गए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इधर इधर मामला, ठीक है। यमक अलंकार। अर्थालंकार है, बताइए, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ यहाँ पर घ, ये सारे के सारे अर्थालंकार, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाय। उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है। उत्तर हो जाएगा भैया क्या? घ, वक्रोक्ति अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उक्त पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना। ख, ठीक है। ये प्रश्न तो बार बार आए हैं। दृष्टांत अलंकार की विशेषता है भैया अप्रस्तुत, ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। दृष्टांत अलंकार की विशेषता क्या है? अप्रस्तुत पर अप्रस्तुत का कथन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है इसमें, या फिर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, या उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप होता है, या उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव संबंध होता है। तो बताइए, दृष्टांत अलंकार की विशेषता
उत्तर क्या कर दोगे, घ कर दोगे भैया। ठीक है, आप कहोगे तो अलंकार वगैरह का एक बड़ी क्लास है जो कंप्लीट भी हम करवा देंगे डिटेल से, बिल्कुल व्याख्या सही समझा कर। ये तो केवल प्रश्न है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जानकर ये भ्रांति हो गई है। ठीक है, भाग नील परिधान बीच सुकुमार खुला मृदुल अधखुलांग, कौन सा अलंकार है बताना। यह है सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण। प्रश्न है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा अलंकार क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ख, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, और बाज पराए पानी परे तू पछिनु ने मारी। उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है, उत्तर हो जाएगा भैया क्या, क, अन्योक्ति अलंकार। तू पंछिनु न मारी, पहले भी पंछियों को मत मारो भाई। प्रश्न है वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कानन कठिन भयंकर भारी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अपूर्व आलाप वही हमारा, दिनांत था थे दीन दीननाथ डूबते। वृत्यानुप्रास ख के अंदर, वृत्यानुप्रास ख के अंदर। ठीक है, यह आप पाठ्यक्रम में नहीं है, रहने दीजिए। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, ध्यान में रख लीजिए। रूप से तेरा धन केश पास, पहली सा जीवन है व्यस्त, निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए, और सुबरन को ढूंढत फिरे कवि काम्य रुचोर। कै, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जहाँ परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी के इस दोहे में संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। कृष्ण की स्तुति हो रही है और अनुप्रास अलंकार है, या राधा की स्तुति यमक अलंकार, कृष्ण स्तुति और विभावना अलंकार, राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार। राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार हो जाएगा। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, बहुत अच्छा सवाल है भैया। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति से अन्योक्ति के अंदर भैया वाच्यार्थ गौण होता है और व्यंग्यार्थ क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सुमिलित नहीं है। देखिए पहले सीधा अलंकार पूछा जाता था, फिर उनकी विशेषताएं, और आजकल अलंकार और उनसे रिलेटेबल उदाहरण भी दे दिया जाता है विकल्प के अंदर। आपको उससे चुनना होता है, थोड़ा आसान कर दिया, लेकिन 4 ऑप्शन देके आप भ्रमित हो जाते हैं कि 4 अलंकार है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो हर एक उदाहरण जो जो कहीं भी देखने को मिले सारे आपको पता होने चाहिए। तो सुमिलित नहीं है। रूपक अंबर पनघट में डुबो रही, भ्रांतिमान कहीं सह प्रेम एक एक पाही, उत्प्रेक्षा फिरत विपिन नृपदेह की बरा, जनु बन दुरेहु शशि ही गरी राहु, और श्लेष जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। तो सुमिलित नहीं है। कौन सा नहीं है भैया, बै। ठीक है, ये सुमिलित नहीं। दृग दृग उरात टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं ये रीति। अलंकार क्या हो जाएगा, असंगति, विभावना, विनोक्ति। उत्तर हो जाएगा असंगति, यही अपने उसमें है पाठ्यक्रम में। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है। देखिए जो धर्म है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको देख लेना है चीज़ों को। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, बै चिल्लाई। ठीक है, आगे देखिए। कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, ऊही खाए बोराए जग इही पाए बोराए। अर्थ क्या हो जाएगा इसका, कि धतूरा खाने से आदमी बावला हो जाता है, सोना छूने से आदमी बावला हो जाता है, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाते हैं, कोई नहीं। तो ऐसे भी उसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो सी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सूत्र वामनकृत नहीं है, वामनकृत नहीं है। कौन सा सूत्र नहीं है भैया, कौन सा सूत्र वामनकृत है जो नहीं है, तो क्या कर दोगे, उत्तर कर दोगे भैया द। आपसे कि हम प्रयास करते हैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने का जो परीक्षा उपयोगी हो।
तो आप भी सभी मित्रों तक इसे साझा किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार आया है। क्या करोगे? श्लेष अलंकार कर दोगे। एक ही शब्द के अंदर कई सारे अर्थ है जो चिपके हुए होते हैं। ठीक बात। सवाल, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अनुप्रास होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर अन्योक्ति होगा। ये पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी और इसमें प्रयागराज वाले मेले में तो बहुत बार सुनी होगी। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। क्या करोगे भैया? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। अगला सवाल देखिए। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक है। यहाँ पर यमक, अन्योक्ति, अनुप्रास, अप्रसार। बहुत आसान है ये भी। यमक अलग अलग अर्थ होगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी कि 3 बेर खाती, 3 दफ़ा, 3 टाइम है जो वो खाती थी। और आज ये स्थिति हो गई कि 3 बेर ही खा पा रही है वो। बेर जो फल खाने वाला। रुदन का हंसना ही तो गान। रुदन और हंसना ही तो गान। रुदन का हंसना कौन सा अलंकार हो जाएगा? सीधा सीधा आप कर दोगे, विरोधाभास हो जाएगा। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर नागिन लौटी। कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? उसको भ्रम हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। पट पीत मान हूँ तड़ित रुचि, सूचि नौम जनक सुतावरम। उपमा, रूपक, उदाहरण, उत्प्रेक्षा। ये यहाँ पर आ गया तो यूँ कर सकते हो आप, पहचान करके द उत्प्रेक्षा अलंकार है जो भैया हो जाएगा सही। प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बोराय जगह वाह खाए बोराय। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार आया। इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। कई के कारण रोवे बाला, जनु टूट मोतिन के माला। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह। क्या कर दोगे उत्तर? ब उत्प्रेक्षा, जनु। बैन सुनो जब ते मधुर, तब ते सुनतन बेन में क्या हो जाएगा? विरोधाभास होगा, दृष्टांत होगा, उपमा होगा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बताइए क्या होगा? तो क्या करें यहाँ पर उत्तर अपन कर देते हैं, विरोधाभास। ये आंसर हो जाएगा। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलखत लखन सिए सब रानी। कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, लुप्तोपमा या फिर अतिशयोक्ति। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, तो भैया से लुप्तोपमा। कौन सा हो जाएगा? कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। यहाँ पर लुप्तोपमा, उपमा है जो लुप्त है यहाँ पर। अगला है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था, श्लेष। कबीर सोई पीर है, जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। क्या होगा? रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा। क्या हो जाएगा? यमक। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। क्या हो जाएगा? आराम से कर दोगे, विरोधाभास हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर गावे। क्या करोगे? से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसके अंदर। और
चिर जीव हूँ जोर जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिवे वृषभानु जावे हलदर के वीर। क्या कर दोगे, ये हमने कल भी पूछा था, श्लेष अलंकार। भरत ने नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? उपमा का, दीपक का, रूपक का, श्लेष का। उत्तर क्या कर दोगे भैया? द श्लेष का। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ अलंकृति ही कथम न मन्यते सो शृणुन्मलम कृति। ये उक्ति किस ग्रंथ में है? तो ये उक्ति जो है भैया आपके चंद्रालोक के अंदर देखने को मिलती है। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को, वीर को, शांत को या फिर भयानक को? तो क्या उत्तर हो जाएगा? आसान सवाल है, मतलब बेसिक से एडवांस तक हम प्रयास करेंगे, कुछ भी छूटे नहीं। तो कईयों को ये भी नहीं पता, तो ये भी बताना आवश्यक है। तो श्रृंगार रस को रसराज है जो कहा जाता है। आदि रस व्याख्याता कौन माने जाते हैं? आदि रस व्याख्याता कौन माने जाते हैं? भरत साहब, मम्मट, दंडी साहब या अभिनव गुप्त साहब? तो क्या हो जाएगा? कौन से आचार्य हैं जो आदि रस व्याख्याता माने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे भरत। ये आदि रस व्याख्याता माने जाते हैं अपने। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आचार्य भरत ने किसे मूल रस की संज्ञा दी? आचार्य भरत ने कहा कि भाई साहब यही मूल रस है। वो कौन सा रस था? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या फिर अद्भुत रस? तो क्या करोगे उत्तर? उत्तर हो जाएगा ब। भरत साहब ने कहा जो वीर रस है भाई साहब, यही क्या है? मूल रस है मेरे दृष्टिकोण से। प्रश्न है, सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। ये तो मैंने पूर्व में भी प्रश्न करवाए, जो हिंदी साहित्य इतिहास वाले कुछ वीडियो काव्य शास्त्र जो पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र डाले थे, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपको मैंने ये बताए थे। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। स्तंभ, उच्छ्वास, वैवर्ण्य या प्रलय, कौन सा भेद नहीं है भैया? बी विकल्प जो है ये नहीं है। प्रश्न है, भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन भैया? कि भक्ति भी भैया रस के अंदर सम्मिलित होनी चाहिए। मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी? क्या होगा उत्तर? स वल्लभाचार्य। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि का जो रस सूत्र है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं है इनमें से? स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का या फिर व्यभिचारी भाव का? क्या होगा उत्तर? भरत मुनि का जो रस सूत्र उसमें स्थायी भाव का उल्लेख जिक्र देखने को नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न है, अभिनव गुप्त द्वारा की गई सहृदय की परिभाषा में इसकी अपेक्षा नहीं की गई। किसकी? विशुद्ध चित्त की, सतत काव्यानुशीलन की, व्यवहार ज्ञान की या फिर सहृदय संवाद की? उत्तर होगा स। प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या, बिल्कुल बेसिक सा आसान सा सवाल है। 9, 33, 16, 99, तो 33। संचारी भाव कितने? 33। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभात समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, वीर, अद्भुत या विभत्स? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या? वीर रस भैया। कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभात समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। वीर रस हो जाएगा इनके अंदर। प्रश्न है, वह मुश्क्यानि वह मृदु बत्रानि वह लड़कीली बानी आनि उर्वे अरित है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? चिंता की, स्मृति की, प्रलाप की, उन्माद की? उत्तर हो जाएगा ब। और इस प्रकार के जो प्रश्न आए वो आपको सीधा सीधा नहीं पता हो कि इनमें क्या कौन सी दशा क्या कुछ पूछ जाए, तो
उस जो उदाहरण है उसको 2-3 बार धैर्य से आराम से पढ़ा कीजिए, तब आपके धीरे धीरे चित्त में जो बात जाने लगेगी किसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, शब्दों को पकड़ने लगोगे आप। निम्नलिखित में रस और उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो जो जो रस है उनका स्थायी भाव भी आपको याद होना चाहिए। करुण रस, शोक, श्रृंगार, रति, अद्भुत, विस्मय, वीर रस, क्रोध। तो कौन सा युग्म ठीक नहीं है? द वीरस का क्रोध स्थायी भाव ठीक नहीं है। तो भैया कौन सा होगा, आप कमेंट करके है जो बताइएगा। निम्नलिखित में से स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसा कि मैंने कहा, विवाह हो गया, स्थायी भाव हो गया, आलम्बन हो गया, इनकी जो जो विशेषताएं बनती है वो भी आपको याद रखनी होगी। इस प्रकार के भी सवाल आजकल आ रहे हैं कि प्रतिकूल विभाव के स्थायी भाव के विषय में बात करें। स्थायी भाव कौन सा कथन ठीक नहीं स्थायी भाव के विषय में? प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित हो जाता है, यह रस का प्रमुख अवयव है, यह हरेक से हृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है। स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त है जो होता है। पहली बात है जो ठीक नहीं है, बाकी सारी ठीक है। यह रस का प्रमुख अवयव है, कौन? स्थायी भाव। ठीक है। यह हरेक से हृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है, क्या? स्थायी भाव। सिंगल भी आए तो ध्यान में रखना। स्थायी भाव ही रसत्व को क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कौन सा भाव है जो रसत्व को प्राप्त होता है? तो वो स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भैया? फटाफट बता दो। द जुगुप्सा। वेद ने तू भी भली बनी पंक्ति में व्यंजित रस है करुण, वियोग, शांत या संयोग श्रृंगार रस। उत्तर हो जाएगा ख। वेद ने तू भी भली बनी, यहाँ पर ख हो जाएगा वियोग। इनमें से कौन सा कथन सही है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वीर रस का स्थायी भाव वीरता है, अमर्ष को शांत रस का स्थायी भाव माना गया है, करुण रस का स्थायी भाव करुणा है। सही क्या हो जाएगा? पहला ही सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? कमेंट करना। अमर्ष को शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। करुण रस का स्थायी भाव अभी हमने बात की थी, क्या होगा? कमेंट कर देना ये भी आप। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है भैया? साहित्य दर्पण, रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रसज्ञ रंजन। ब रस सिद्धांत। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा भैया? अद्भुत, शांत, भक्ति या फिर करुण। क्या कर दोगे? स भक्ति रस कर दोगे। मनहु कला संसभान पंक्ति में कौन सा रस है? माफ कीजिए, मनहु कला संसभान कला सोल शोभनीय। इस पंक्ति में, ये पंक्ति यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइप हो गई। यहाँ पर कौन सा है जो रस है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ब श्रृंगार। संचारी भावों की संख्या हमने अभी जिक्र कर लिया था 33। पहले संख्याओं में पूछा गया था, इस बार इस प्रकार शाब्दिक रूप से पूछ लिया गया, तो ध्यान में रखना 33। देखिए वही प्रश्न है, वहाँ पर उन्होंने कर दिया था 8, 32, 33 और 9 संख्या के रूप में लिख दिया था, और यहाँ उसी संख्या को शब्दों के रूप में लिखकर थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न जो पूछ लिया है। निम्न में से विभाव है रति हास, नायक या नायिका, आश्रय के हाव भाव, गर्व, ग्लानि, मति आदि भाव। तो क्या हो जाएगा? ख नायक या नायिका। उन्हीं के मन में रस का मूल जिस भाव को कहा जाता है वह है। रस का मूल जिस भाव को कहा जाता है वह है, क्या हो जाएगा भैया? क स्थायी भाव। अभी विशेषताओं में हमने जिक्र किया ही था। प्रश्न है विभत्स रस का अनुभाव है हंस हंस कर लोटपोट होना, मुंह फुलाकर बैठ जाना, नाक भौं सिकोड़ना, विरक्ति धारण करना। तो क्या हो जाएगा? विभत्स रस का अनुभाव क्या हो जाएगा भैया?
नाग बो है जो सिकोड़ना। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, पंक्ति में रस कौन सा हो जाएगा? ग, वात्सल्य वाला। असत्य कथन बताना है भैया, असत्य कथन। अमर्ष शांत रस का संचारी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। आहार्य अनुभाव का एक भेद है। संचारी भाव अस्थिर होते हैं। क, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, याद रख लेना इनको। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन भैया? कौन भैया? आचार्य विश्वनाथ साहब है जो साहित्य दर्पण के क्या हैं? रचयिता हैं। अनुभाव के बारे में हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा विशेषताएं जरूर ध्यान में रखनी है। तो अनुभाव के बारे में सत्य कथन है, केवल सही कथन एक ही होगा, बाकी तीन असत्य होंगे। ये स्थायी भाव के पूर्व जागृत होते हैं। ये आलंबन की चेष्टाएं होते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव की श्रेणी में आती है। ये बुलबुलों की भांति अस्थिर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? मात्र ग जो है कि ये आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव की श्रेणी में है जो आती है। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य, रस सतोद्रेकमय है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस स्वयं प्रकाशानंद है। रस ब्रह्मानंद है। घ, ये कथन असत्य है। अस्थिर मनोवृत्ति के भाव क्या हो जाएंगे? सात्विक अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव। तो ख, अस्थिर मनोवृत्ति के भाव हो जाएंगे संचारी भाव, जो उठते हैं और मिटते हैं तुरंत। तो निम्न में से सात्विक अनुभाव है गर्व, ग्लानि, अपस्मार, प्रलय। तो यहाँ हो जाएगा भैया घ, प्रलय सात्विक अनुभाव। विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति ही सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? कई बार आया है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि या भट्टनायक। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने चर्चा की थी, विस्मय। रस सूत्र के व्याख्याकारों में किस आचार्य ने साधारणीकरण का है जो सिद्धांत दिया? साधारणीकरण फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ाया हुआ है, उनको पता होगा। ग, भट्टनायक। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मतलब तालियां। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? श्रृंगार, वीर, अद्भुत, रौद्र। तो रौद्र। श्रृंगार रस के मित्र रस कौन से हैं? ये भी पूछा जाता है। तो क्या हो जाएंगे? क, श्रृंगार का मित्र रस हो जाएगा हास्य, दूसरा हो जाएगा वीर और तीसरा हो जाएगा अद्भुत। हास्य, वीर और अद्भुत। विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग, ये हमने अभी अभी आपसे पूछा था। अभिनव गुप्त ने रस को माना है, क्या माना है भैया? अभिधा का व्यापार, लक्षणा का व्यापार, व्यंजना का व्यापार, या सभी ठीक? तो ग, अभिनव गुप्त ने रस को क्या माना है? व्यंजना का व्यापार माना है। भावों को छिपाने की चेष्टा जिस संचारी भाव में आती है वह है त्रास, अभिता, स्मृति, वृड़ा। क्या करोगे? ख, अभिता में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तीन सही होंगे, एक गलत होगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के प्रमुख घटक हैं। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। शंकु का रस निष्पत्ति विषयक मत अनुमितिवाद कहलाता है। अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनव गुप्त से है। तो भैया गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ब, ब गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों राइट है, तीनों को याद रखना। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, पंक्ति में वीर रस का प्रकार है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर या धर्मवीर। उत्तर हो जाएगा घ, धर्मवीर। निम्नलिखित मतलब नीतिगत धर्मगत बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भाव सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव नहीं, तो ब नहीं है, बाकी है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती है क्या? सात्विक अनुभाव। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा देखने को मिलता है भैया? नाट्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ की बात आए तो आप क्या कर दोगे भैया? नाट्यशास्त्र कर दोगे। ठीक है। औज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? मतलब मित्र रस वाली हम बात करें तो किस रस से औज गुण का संबंध नहीं है? तो भैया भयानक से नहीं है। आश्चर्य की जो चेष्टाएं होती है जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया?
अनुभाव कहलाती है। कबहूँ समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? रोमांच, प्रलय, विवरण या स्तंभ? द हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता अभी अभी हमने चर्चा, प्राचीनतम ग्रंथ हमने पूछा था कि यहाँ पर भारतीय काव्य प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र, अब यहाँ पर हमने पूछ लिया है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन विभाव जो उसको और बढ़ा रहा है मामले को। करुणानिधि रोए, पानी परात, नैनन के जल सो, दीन दशा, तो भैया द दीन दशा। रस से संबद्ध स्थायी भावों में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? ब, अद्भुत जुगुप्सा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? से। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सो करे बौन हंसे दिन कहे नट जाए। रस कौन सा हो जाएगा? रस हो जाएगा भैया से, श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति, उत्साह, विस्मय, निर्वेद सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जितने भी रस है उनका जो जो स्थायी भाव है वो आपको याद है, जो अवश्य रखना है। क्या हो जाएगा? रति है जो हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। रति स्थायी भाव है जो यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है और कुरुक्षेत्र है किसकी, ये आप कमेंट करके बताना है। वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। कुरुक्षेत्र कविता में वीर रस है और ये कविता है जो किसकी है, इसके रचनाकार कौन है वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा भैया। प्रश्न है, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। रस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं और ये प्रश्न अलग तरीके से हमने पिछले वीडियो में भी पूछा था। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। चित्र तुरंग न्याय, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आया है। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत है जो आधारित है? अभिनव गुप्त का, शंकुक का, वामन का या भट्ट नायक का? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का जो सिद्धांत वो आधारित है? शंकुक का। किस पर आधारित है भैया? चित्र तुरंग न्याय के ऊपर। ठीक है। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? 4, 9, 3 या 10? अनुभाव के कितने रूप माने गए भैया? 4 रूप माने गए हैं। किसके रूप माने गए? 4 अनुभाव के। और कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइएगा। हमने वीडियोज़ के अंदर डिटेल से पिछले वीडियोज़ में जहाँ पर ये पढ़ाए हैं वहाँ पर अच्छे से बताया है इसको। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, हास्य का, करुण का, श्रृंगार का? उत्तर हो जाएगा शांत का। निर्वेद या सम, ये हमने रिपीट हो गया। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं भैया? भरत मुनि। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? आचार्य भरत का जो रस सूत्र उसके व्याख्याता कौन? शंकुक। इनके सिद्धांत का नाम बताना है। उत्तर हो जाएगा अनुमितिवाद। कौन सा हो जाएगा? अनुमितिवाद हो जाएगा। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? ध्वनि, अलंकार, रस या वक्रोक्ति? उत्तर हो जाएगा रस। सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से क्या है भैया? संबद्ध है। सवाल है, भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्न साहित्याचार्य की स्थापना है? उत्तर हो जाएगा ब, आचार्य भरत। यूं भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। प्रश्न की जो भाषा है, उसकी जो प्रकृति है, उसको थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन करके भी सवाल है जो पूछा जा सकता है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? भट्ट लोलट नहीं है, शंकुक नहीं है, भट्ट नायक नहीं है, या फिर महिम भट्ट नहीं। तो उत्तर हो जाएगा महिम भट्ट साहब नहीं है। बाकी सारे के सारे जो रस सूत्र है उसके व्याख्याकार रहे हैं, व्याख्याएं उन्होंने की है। लोलट साहब ने की है, शंकुक ने भी की है और भट्ट नायक ने भी की है भैया। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने के? 9, 7, 5, 8। कितने माने हैं भैया? उत्तर हो जाएगा 8। किसने? भरत मुनि ने। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। रस कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया वीर रस। ये पंक्ति आ जाए, गणित ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो ध्यान में रखना, वीरता वाला जोश वोश वाला भाव कहीं दिख रहा है पंक्तियों में तो वहाँ पर वीर रस आपको है जो कर देना है। प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान और लालाजी करने लगे छठे छमा से दान। रस कौन सा हो जाएगा? रस हो जाएगा भैया दय हास्य रस। कौ अंतड़िन की पहिरी माल इतरात दिखावत, कौ चर्बीले चोप साहित निज अंगनी लावत, और कौ मुंडनी लय मानी मोद कंदुक लौ डारत, कौ रंडिनी पै बैठी करे जो कोरी निकारत। कौन सा रस हो जाएगा भैया? रस हो जाएगा यहाँ पर आपका द विभत्स रस। विभत्स रस। और किस किस रस की क्या क्या विशेषताएं उसके आधार पर भी हम जो उदाहरणों को देख कर जो रस का पता लगा सकते हैं, वो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? जबकि अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा था वहाँ पर एक विकल्प अलग था, लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा? क्षेमेंद्र साहब भी है जो भरत मुनि का जो रस सूत्र इसके व्याख्याकार नहीं है, बाकी है इसमें। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण जो उत्पन्न भाव है, भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भैया? बताइए जरा। बी, अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर है जो प्रकाशित प्रकट करने वाला जो काम होता है वो क्या कहलाता है? अनुभाव। जो हों अब अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमी डारी फोरी, सकल मेरु मूलक जिमी तोरी। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। बिहारी किस रस के कवि हैं? कमेंट करके बताना आप। तो ये तो आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो भैया शांत जो रस है इसको नाट्य प्रयोग में क्या स्वीकार नहीं किया? किसने? भरत साहब ने। बूंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न आसान है, उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस। रस क्या कौन सा होगा इसमें? वीर रस हो जाएगा। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य, करुण रस, वीर रस, हास्य रस। बता दोगे? वात्सल्य रस। कई बार जो उदाहरण होते हैं उनको आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य से है जो आत्मसात करते हुए है जो पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से है जो एग्जैक्ट नहीं पता होने पर भी आप है जो उसका उत्तर है जो कर पाएंगे। निसी दिन बरसत नयन हमारे। रस कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। निसी दिन बरसत नयन हमारे। रोजाना भैया हमारे नयन जो बरस रहे हैं, नहीं आंसू आ रहे, तो वियोग वाली भावना में श्रृंगार शांत रस। भरत मुनि ने किसे स्थायी भाव नहीं माना है? उत्तर हो जाएगा द निर्वेद को नहीं माना है। रामचरितमानस में प्रधान रस से किस रस को मान्यता मिली है? किसको मिली है भैया? शांत रस को। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बता दोगे? शांत का। मात ही पिता ही उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। रस कौन सा हो जाएगा? बैरोद्र। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिससे उपमेय की हैता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार है, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया नया भाव है, एक प्रकार का काव्य गुण है। उत्तर हो जाएगा वह संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है भैया? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी? ये प्रश्न हमने भी देखा था, 8 है।
आचार्य ने श्रेष्ठ रस किसको माना है? देखिए हमने जो राजा है उसको बताया, श्रेष्ठ रस किसको माना है? रौद्र को श्रेष्ठ रस। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? किस में होता है भैया? श्रृंगार के अंदर। गुण की बात कर रहे हैं, माधुर्य जो गुण होता है कहाँ देखने को मिलता है? श्रृंगार में मुख्यतया। भारतीय वृत्ति का किस रस से संबंध है? हो जाएगा ए। यहाँ पर जो वृत्तियाँ हैं, रीतियाँ, उनसे भी प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, तो भारतीय वृत्ति जो है उसका अद्भुत रस से संबंध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न बहुत सरल है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि रचना की दृष्टि से दोहे का विपरीत छंद है। रचना के दृष्टिकोण से हम देखें तो दोहा जो है उसका उल्टा छंद या विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा, रोला, बरवे या चौपाई? बिल्कुल आसान है, कई बार परीक्षा में आया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख हुआ है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर पहली बार भैया छंद का जिक्र देखने को हमें मिलता है? रामायण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? तो कहाँ पर देखने को मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा अपना ब। ऋग्वेद के यहाँ पर सबसे पहले छंद का उल्लेख होता है। सवाल है, गणों की सही संख्या, गण कितने होते हैं भैया? 6, 8, 10 या 12? क्या होगा उत्तर? ब 8। गणों की 8 संख्या। किस छंद में मात्राओं की संख्या समान हो रहती है? वर्णिक छंद में, तुकांत, मुक्त, मात्रिक छंद में? तो प्रश्न से ही आप उत्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा द। ठीक है, यहाँ पर जो मात्रा है उनकी संख्या क्या देखने को मिलती है? समान। 3 वर्णों के समूह को कहते हैं? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पूर्व में। 3 वर्णों के समूह को कहते हैं क्या? गण कहा जाता है। ठीक है। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ प्रसाद भानु की, कुलपति, मिश्र, भिखारी दास या मतीराम? छंद प्रभाकर। उत्तर हो जाएगा द। छंद प्रभाकर किसकी है? मतीराम की। छंद प्रभाकर। सवाल है, पद्य का नियामक कौन सा शास्त्र है? सभी साथियों तक इस वीडियो को आप शेयर भी किया करें ताकि उनकी भी मदद हो। पद्य का नियामक कौन सा शास्त्र है? छंद शास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र? पद्य का नियामक। उत्तर हो जाएगा ए, छंद शास्त्र। छंदों के अंदर कोई रचना की जाती है, कोई सृजन होता है तो पद्यात्मक रूप से होता है। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई, सोरठा, दोहा, कुंडलियाँ? सममात्रिक। उत्तर हो जाएगा ए, सममात्रिक छंद चौपाई। सवाल है, छंद शास्त्र के आदि प्राचार्य कौन कहे जाते हैं? विश्वनाथ, मम्मट, पिंगलाचार्य या फिर मध्वाचार्य? बताइए। तो कौन कहे जाते हैं? पिंगलाचार्य। छंद शास्त्र के आदि प्राचार्य की बात आए तो पिंगलाचार्य उत्तर करोगे आप। सवाल है, चारों चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? विषम मात्रिक, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक छंद? या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा सममात्रिक छंद। किस छंद में वर्णों व मात्राओं का प्रतिबंध नहीं रहता अपितु ताल और लय पर आधारित रहता है? मतलब मात्राओं और वर्णों का प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर ताल और लय को है जो मुख्य माना गया, उस पर आधार। मुक्त छंद, मात्रिक, अतुकांत, वर्णिक? उत्तर हो जाएगा ए, मुक्त छंद। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नयन चितई जानकी लखन तन? पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है भैया, क्या करोगे? सोरठा, दोहा, चौपाई या फिर हरिगीतिका? कर दोगे सोरठा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं?
जो छोटी छोटी शब्दावली है उनकी परिभाषा भी हमें ध्यान में रखनी, जैसे यति, गति, तुक, गण जो भी हैं। तो छंद पढ़ते समय जो बीच बीच में विराम लेते हैं हम, थोड़ा सा रेस्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा यति। उस विराम को क्या कहा जाएगा? यति कहा जाएगा। छंद शास्त्र में क्रम से क्या तात्पर्य है? छंद शास्त्र में क्रम से क्या तात्पर्य है? शब्दों का क्रम निश्चित करना, काव्य पंक्तियों का स्थान निश्चित करना, वर्णों और मात्राओं के लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं, या वर्णों व मात्राओं की गणना करना। छंद शास्त्र जो है उस विधा में क्रम से क्या तात्पर्य है? क्रम किसे कहा जाएगा? उत्तर हो जाएगा से। वर्णों और मात्राओं का जो लघु और गुरु का जो स्थान है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ पर फिक्स होगा, कहाँ वो निर्धारित होगा, उस क्रम, उसको है जो क्रम कहते हैं। वर्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है? स्वरों की, मात्राओं की, वर्णों की, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा से, वर्णों की। वर्णिक छंद में वर्णों की। छंद पढ़ते समय मात्राओं के लघु या गुरु होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी होती है उसे क्या कहते हैं? गण, तुक, यति, गति। उत्तर हो जाएगा से, उसे यति है जो कहा जाता है, क्योंकि विराम के साथ में जो उठाव होता है, फिर विराम होता है, तो वो यति के अंदर आएगा। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद, तुकांत, वर्णिक, मात्रिक। उत्तर हो जाएगा बैत, तुकांत छंद। प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन पूछे गए हैं और आने वाले समय में आगे भी पूछे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? हिंदी लिटरेचर में हम बात करें तो छंद शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो पहली कृति कौन सी मानी जाती है? छंदमाला, छंदसार, छंदोर्णव पिंगल, छंद विचार। क्या हो जाएगा? छंदमाला। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस प्रश्न को अलग तरीके से हमने अभी पूर्व में देखा था, तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, चरण किस छंद का है? द्रुत, विलंबित, हरि गीतिका, मालिनी, वसंत, तिलका। उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? ग, मालिनी। सोरठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? जिन जिन छंदों की जो जो विशेषताएं हैं, मतलब मात्राएं कितनी होती है उसमें, कहाँ पर यति होती है, कहाँ पर कौन सा चरण आता है, कहाँ पर लघु गुरु आता है, ये सारी विशेषताएं आपको ज़रूर ध्यान में रखने। एक पर्टिकुलर छंद को लेकर भी प्रश्न है जो बनाया जा सकता है। तो सोरठा छंद के विषय में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं, यानी 3 सही होंगे। इसमें 11-13 पर यति होती है, विषम चरणों में तुक मिलती है, ये दोहे का उल्टा होता है, ये मात्रिक विषम छंद है। तो कौन सा सही नहीं है? द। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं तथा एक नैगण, एक भयगण, एक नैगण, एक रगण का क्रम होता है। तीसरा विकल्प है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर ब, ये है जो यहाँ पर गलत है। मात्रिक अथवा वर्णिक छंद का भेद नहीं है, सम, विषम, अर्धसम या सम विषम। उत्तर हो जाएगा द। छंद के भेद हैं 3, 2, 4, 5, मुख्य रूप से 2। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ पर विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। दुर्मिल सवैया, सवैया, मदिरा सवैया, सुंदरी सवैया, द्रुत, विलंबित। चौथा हो जाएगा द। सोरठा छंद की विशेषता है, ये दोहे का विपरीत छंद है। अभी हमने बात की थी अलग तरीके से। तुक विषम चरणों में मिलती है, विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। उपयुक्त सभी
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे के सारे सही। दिवस का अवसान समीपता चरण किस छंद का है? कई बार आया प्रश्न। द्रुत, विलंबित। वसंत तिलका छंद की विशेषता है। अगर पाठ्यक्रम में आपके है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जिस पाठ्यक्रम ग्रेड फर्स्ट सेकंड में लगता है तो आप इसको ध्यान में रखें, नहीं तो अन्य भर्ती परीक्षा के लिए जो जिसकी तैयारी कर रहा है उनके लिए हो जाएगा। इसमें क्रमशः तयगण, भयगण, जयगण, जयगण तथा 2 गुरुवर्ण आते हैं। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। ये मातृक छंद का उदाहरण है। इसके सभी चरणों में तुक मिलती है। तुक है विशेषताओं में यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर ठीक। मतयगंध सवैया की विशेषता है, क्या उत्तर हो जाएगा घ। तो मतयगंध सवैया में 23 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, 7 भयगण, 2 गुरुवर्ण। इसका दूसरा नाम मालती सवैया भी देखने को मिलता है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण युक्त वर्णित छंद कौन सा होगा? वंशस्थ, कवित, कुंडलियाँ, शिखरणी। क्या करोगे? कवित छंद। कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है भैया किसके मेल से होता है? रोला और दोहा और रोला के मेल से कौन सा बनता है? कुंडलियाँ छंद है जो बन जाता है। किसके मेल से? ध्यान में रखना, ये दोहा प्लस रोला क्या बन जाएगा? कुंडलियाँ। निम्न में से वर्णिक छंद है, बताओ। चौपाई, गीतिका, तोमर, कवित। कवित। देखी बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। पंक्ति किस छंद की है? किरीट सवैया, दुर्मिल, मतयगंध या फिर सुंदरी सवैया। क्या हो जाएगा? मतयगंध सवैया। यहाँ पर ये उदाहरण देख लेना और मतयगंध सवैया हो जाएगा। चौपाई छंद का चरण है, मेरी भवबाधा हरो, बरनी न जाय मनोहर जोरी, तरु शिखा प्रति अब राजती, समर का जच निश्चय हो गया। क्या कर दोगे? ख, बरनी न जाय मनोहर जोरी। रोला और उलाला के मेल से निर्मित छंद का नाम इस प्रकार से भी आ सकता है, अभी हमने देखा था। क्या हो जाएगा? छप्पई हो जाएगा। रोला और उलाला के मेल से छप्पई हो जाएगा। और कुंडलियाँ किसके मेल से होगा वो आप कमेंट करके बताना। अभी अभी हमने ये प्रश्न देखा था। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, ये चरण किस छंद का है? उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका या चौपाई। तो क्या हो जाएगा? गए हरि गीतिका। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, ये चरण किस छंद का है? हरि गीतिका का है। ध्यान में आपको रखना है। ये हमने बात कर ली थी, 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है भैया? ख गण कहा जाता है। ये रिपीट हो गया। तय गण का उदाहरण है, यह माता राजबान सह लगा, ये सूत्र है गणों वाला। तय गण का उदाहरण क्या हो जाएगा? आदित्य। क्या हो जाएगा? आदित्य। निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा भैया? ख, दोहा। तुक क्या है? छंद को पढ़ने की लय, छंद को पढ़ते समय ठहराव, वर्णों मात्राओं की निश्चितता, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता। तो वही है भैया घ उत्तर है जो यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय शब्द में क्या गण होगा? कमेंट करके बताओ। भारतीय में क्या कौन सा गण होगा? रोला छंद का चरण कौन सा है? रोला छंद का चरण है इन चारों में से, हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटती, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, था क्वार मास निश्चित ही अति रम्य राका, है जगनेश्वर यहाँ विषम सुख तुच्छ है। उत्तर हो जाएगा क। बरवे छंद की विशेषता क्या होगी भैया? तो विषम चरणों में 12 मात्राएं होती है, सम चरणों में 7, अंतिम चरण के अंत में जयगण होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी है? बरवे छंद की है। निम्न में से मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी। मात्रिक छंद कौन सा है यहाँ पर? तो क्या उत्तर हो जाएगा बंधुओं? ये सभी। ये सभी के सभी क्या है? मात्रिक छंद। यहाँ पर मात्राओं की गणना है जो की जाती है। सवाल है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटना है। दोहा, द्रुत विलंबित,
सवैया, सोरठा, इंद्रवज्रा, मंदाक्रांता, चौपाई, दोहा, रोला। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके अंदर केवल मात्रिक छंद है? तो वो विकल्प है स, चौपाई, दोहा, रोला। इस प्रकार से भी सवाल है जो पूछे जाते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? उत्तर हो जाएगा भैया 2 प्रकार की। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल कट काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भैया? से, बरवे छंद है यहाँ पर। अगर कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे, वैसे तो आप इनकी विशेषताओं में जाओगे छंदों की, तो कितनी मात्राएं हैं, कहाँ पर लघु गुरु मात्रा आती है, चरणांत में कौन सी मात्रा लगेगी, ये तमाम बिंदुओं पर जाओगे। कितने मात्राओं, कितने वर्णों के बाद में यति होती है, विराम होता है। तो ये सारी उस छंद की विशेषताएं होती है। अगर ये विशेषताएं आप याद कर लेते हैं तो उस छंद को समझना आसान हो जाता है। लेकिन कई छंद ऐसे हैं या फिर कई साथी भी ऐसे हैं कि कुछ यार ये चक्कर हमारे समझ में नहीं आता, तो उनके लिए ये है कि जो जो उदाहरण हैं सीधे दिमाग में रट लो। फिर उनको जितने भी उदाहरण जहाँ से मिले उनको एक पेज पर, 1-2 पेज पर नोट डाउन कर लो, उस उदाहरण के सामने उस छंद का नाम लिख लो, तो सीधा रट्टा मार लो। जो विशेषताओं को नहीं समझना चाहते तो कम से कम वो रट्टा मार के भी उस छंद को जो सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है, पहले उनकी जो जो विशेषताएं उनके हिसाब से करोगे आप, तो मामला आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई सा भी उदाहरण दे देंगे तो विशेषताएं पता होगी तो आप उसकी कैलकुलेशन करके है जो ठीक कर सकते हो। सारा का सारा मामला यहाँ पर गणित का है, छंद के अंदर गणित का सिस्टम है। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया बरवे। ठीक है। सवाल है, अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद कौन सा कहलाता है? तो छप्पई है जो इसको कहा जाता है अवधि का निजी छंद। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? इंद्रवज्रा, सवैया, कवित, गीतिका। तो मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा भैया? गीतिका। काव्य पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? जो कोई भी काव्य पंक्ति है वहाँ पर स्वर और व्यंजन की जो समानता है उसको क्या कहा जाता है? चरण, तुक, गण या यति, उसको कहा जाता है तुक। स्वर व्यंजन की जो समानता होती है, तुक मिल रहा नहीं मिल रहा, तो वो समानता तुक कहलाती है। यति हमने बात कर ली, विराम। समूह वाला गण होता ही है, जो पद का क्रम होता है वो चरण। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के विषम चरण में कितनी होती है, सम चरण में कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? 13। विषम चरण यानी 1 और 3 में। तो फिर सम चरणों में कितनी हो जाएगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। छप्पई किस प्रकार का छंद है? मिश्र, अर्धसम, सम या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दोहा है, चौपाई है, पद्रिया, पादाकुलक है। उत्तर हो जाएगा चौपाई है ये। चरणों की मात्रा, यति, गति आदि के आधार पर कौन से छंद निर्मित होते हैं? उत्तर हो जाएगा ब। सम, विषम तथा अर्धसम जो छंद हैं वो मात्रा, चरणों की मात्रा, यति, गति, इन सब पर आधारित है जो होते हैं, इनसे निर्मित होते हैं, यूँ कह सकते हैं। छप्पई के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? उत्तर हो जाएगा भैया ब। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अगले किसके होते हैं? कमेंट करके बताना आप। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद भैया सारे के सारे हैं, चौपाई, रोला, हरि, गीतिका। हम खेले कूदे हर्ष युद्ध, जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको न रख, मग्न क्यों न हो मोद में। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा? हरि, गीतिका, उल्लाला, रोला या गीतिका? उत्तर हो जाएगा उल्लाला। कहूँ देखि तय कहूँ नाही वधु, वन बीच बनियो, बिजुरिन के से टूक सगन बन माज चलत ज्यों। कौन सा छंद? बरवे, रोला, छप्पई या रूपमाला? उत्तर होगा भैया रोला। जो जो आपके पाठ्यक्रम में लगते हैं वो आप याद रख लें। अन्य भर्ती परीक्षा में जिनके लगते हैं वो आगे वाले जो अलग हैं वो पढ़ लेंगे। प्रश्न है कि जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था।
तो गीतिका, हरिगीतिका, रोला या उल्लाला, क्या करोगे? गीतिका। पर सहसा ये रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज हैं बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। कौन सा छंद? छप्पई, दोहा, घनाक्षरी, रोला। उत्तर करोगे रोला। अगला प्रश्न है अपना, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, क्या होगा? रोला, छप्पई, दोहा, बरवे। कर दोगे रोला। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कौन सा छंद हो जाएगा? बहुत बार परीक्षा के अंदर आया है, उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा इसका। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। कौन सा छंद? उत्तर होगा भैया रोला। ठीक है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, बहुत आसान है, 16 हो जाएगा, ध्यान में रखना। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से? कि भैया वक्रोक्ति मेरे खोपड़ी में सेट नहीं होता, इसके विरोधी आचार्य कौन? विश्वनाथ। विश्वनाथ वक्रोक्ति विरोध। विश्वनाथ वैसे वक्रोक्ति और वैसे विरोधी। ठीक, इस प्रकार से याद रख लेना आप इसको। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? सीधी सी बात है, वर्णों का होगा वर्णिक छंदों में। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, इनमें से बताना है तो भैया प्रणेता आचार्य पिंगल मोदय पिंगलाचार्य। कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? आसान है, रोला, छप्पई, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। क्या करोगे उत्तर? दोहे का विपरीत छंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इनमें से कोई नहीं है भैया। तो फिर कौन सा होगा? अभी देखते हैं, आप कमेंट कर देना, नहीं तो आगे प्रश्न बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? उत्तर हो जाएगा से, ये वर्णिक छंद है। छप्पई, सोरठा, रोला नहीं है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है, इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यह उत्तर जो हम अभी बात कर रहे थे, दोहा का उल्टा मात्रा क्रम की दृष्टि से विपरीत सोरठा हो जाएगा। घनाक्षरी छंद है भैया, मात्रिक, वर्णिक, अक्षरिक या इनमें से कोई नहीं। उत्तर करोगे घनाक्षरी वर्णिक है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहु पुर को तज डारो में प्रयुक्त छंद कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भैया? सवैया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? वर्णिक छंद कौन सा हो जाएगा भैया? तो वर्णिक छंद सवैया हो जाएगा, बाकी मात्रिक हो जाएंगे। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कमेंट करके बताना कौन सा होगा, कई बार आया है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उत्तर हो जाएगा बै, चौपाई छंद है इसमें। अनुष्टुप क्या है? एक अनुष्टुप भैया अलंकार है, छंद है, रस है या काव्य गुण। अनुष्टुप एक छंद का प्रकार है, संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो ये हालांकि नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान में रखना अरिल। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? पहला और अंतिम, तो वो छंद है भैया कुंडलियाँ। इसमें प्रथम छंद का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है। किस छंद में 12 और 7 की यति से 12 और 7 पर क्या होता है? विराम। उस यति से कुल है जो 19 मात्राएं होती है। इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है, उत्तर कर दोगे बरवे के अंदर। छप्पई में क्या होते हैं? अभी हमने बात कर ली थी, 4 चरण तो ये होते हैं। 2 कौन से होते हैं? मैंने आपसे कमेंट करवाया था, उनका उत्तर यहाँ मिल जाएगा। तो छप्पई में होते हैं भैया प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो रोला प्लस उल्लाला मिलकर क्या हो जाएगा? छप्पई हो जाएगा। सवाल है कि जिही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पंक्तियों में छंद होगा कौन सा? सोरठा। रहीमन चुप वे बैठिए, देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आहिए, बनत न लगी है बेर। पंक्तियों में कौन सा छंद? और भाव भी बड़ा कमाल का है, दोहा। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो और प्रत्येक चरण में 11 और
13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा। प्रश्न को इस प्रकार से भी घुमाकर पूछा जा सकता है, उत्तर हो जाएगा रोला। तभी मैंने कहा ये सारी जो विशेषताएं 24-24 मात्रा वाली 11-13 पर यति होती है, ये सारी की सारी सममात्रक, ये उस छंद की क्या होती है, विशेषताएं होती है। तो सारी की सारी गणित है छंदों के अंदर। हर एक छंद की गणित की जो कैलकुलेशन है वो आप ध्यान में रख लोगे तो छंद बहुत आसान हो जाएंगे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कोसूल। पंक्तियों में कौन सा छंद। उत्तर आप कमेंट करके बताना भैया। कई बार ये प्रश्न आया और रिपीट हो सकता है। मंगल भवना मंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर विहारी, बहुत बार इन पंक्तियों को सुना होगा। कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें, तो भैया चौपाई है ये। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो भैया प्रथम पुस्तक इनमें से हम बात करें तो वो हो जाएगी छंद सूत्र। ये नाम भी देखने को हमें मिलता है। अभी तक इस वीडियो को साझा भी करना है और जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो हम वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, ओज गुण का संबंध किस रस में नहीं है। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है। वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक। तो क्या हो जाएगा, द। भयानक रस से में नहीं है ओज गुण का संबंध। वीरता में, रौद्र में, विभत्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ओजगुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ये परिभाषा दी भरत मुनि ने। या फिर समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश। लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। तो क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा बी। ओजगुण से रिलेटेड जो परिभाषा भरत मुनि ने दी वो है समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। भैया ओजगुण युक्त जो रचना कहलाती है। ये कौन कहते हैं, भरत मुनि साहब कहते हैं। और काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है। आचार्य भामा ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य वामन ने, या फिर आचार्य आनंद वर्धन ने। तो किसने दी है, उत्तर हो जाएगा से। वामन कहते हैं भैया, क्या कहते हैं काव्य गुण के विषय में कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। ये परिभाषा देने वाले कौन हैं, वामन साहब है। काव्य गुण के विषय में हम काव्य गुण के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको देख रहे हैं यहाँ पर। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है, माधुर्य, प्रसाद, ओज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए, माधुर्य। कल वाली कक्षा में मैंने कहा था अगर यहाँ पर भी वैसे गुणों के विशेषताओं का आप आत्मसात कर लेंगे तो काव्य गुण है जो आसानी से पहचान पाएंगे, चाहे फिर कोई सा भी उदाहरण है जो परीक्षा में आए। लेकिन अगर ये स्थिति भी आपकी नहीं होती है कि नहीं समझ में आ रहा हमारे तो किसी भी तरीके से, तो भैया एक पेज पर लिखिए काव्य गुण, और जहाँ से भी जो भी काव्य गुण के प्रश्न है जो उदाहरण जो मिले, उदाहरण लिखो, उसके सामने कौन सा काव्य गुण दिया गया है वो उत्तर लिखो, उदाहरण लिखो उसका उत्तर लिखो, उदाहरण लिखो काव्य गुण कौन सा है। तो मुश्किल से जो 30, 40, 50 ऐसे काव्य गुणों के उदाहरण होंगे जो परीक्षा में घूम फिर कर बार बार वही रिपीट होते हैं, जो जग प्रसिद्ध उदाहरण है। तो उनको है जो अब रट्टा मार लो, आप कैसे भी तरीके से बार बार पढ़ोगे, लिखोगे, 2-3 बार जितने में याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये आया कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है, तो आप सीधा सीधा कर दोगे माधुर्य। या फिर उसकी जो रसमयता है उदाहरण की, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनमें जाकर देखोगे तो फिर है जो पहचान पाओगे। अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो सीधा उदाहरणों को लिखो कहाँ का, जहाँ से भी मिले, और उनको है जो रट लो भैया। वैसे हमारी जो पुस्तक है ग्रेड फर्स्ट की 1 लाइनर आ रही, रिवीजन के लिए बेहतरीन पुस्तक है, सारे प्रकरण हैं। और ग्रेड सेकंड की 1 लाइनर है, वहाँ पर इन प्रकरणों को है जो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण है जो वहाँ पर डाले गए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं परीक्षाओं में। तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे मिलेगी, वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। सवाल है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, ये किस आचार्य की उक्ति। अभी अभी हमने बात की थी, यहाँ पर थोड़ी सी प्रश्न की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको हमने परिवर्तित कर लिया है, वामन साहब की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रस ओजगुण से संबंधित है।
कौन ओज गुण से संबंधित कौन सा रस? उत्तर हो जाएगा द, विभत्स रस। काव्य गुण गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना, यानी काव्य गुणों के संबंध में जो कथन ठीक नहीं है उसको आपको बताना। 3 यानी कि ठीक होंगे। गुण जो होते हैं वो काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार जो होते हैं बाह्य शोभा मात्र हैं, गुण रस के उत्कर्षक हैं और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो कौन सी बात ठीक नहीं है यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा स। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन है जो नहीं मिलता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर है जो काव्य गुण है अपने, उनकी विशेषताएं थोड़ी सी आपको इन सवालों में देखने मिलेगी। विशेषताओं को लेकर भी जैसे कि मैं रोजाना कह रहा हूँ कि चाहे छंद हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे शब्द शक्ति क्यों न हो, जो पर्टिकुलर नाम है उसकी, उससे जो छंद है, शब्द शक्ति है, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, उनको लेकर भी है जो प्रश्न बन रहे हैं आजकल। माधुर्य गुण में ट, ठ, ड, ढ से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण का संबंध वीर तथा रौद्र रसों से होता है। वैदर्भी रीति में समास नहीं होते अथवा अत्यल्प और छोटे होते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? उत्तर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर गलत है। माधुर्य गुण में इन वर्णों की आवृत्ति है जो नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों सही है, ध्यान रखना तीनों को। और माधुर्य गुण में कौन से की होती है वो आप कमेंट करके बताना। और मेरा प्रयास रहेगा इन प्रश्नों की सीरीज़ के बाद में एक साथ एक बड़ा वीडियो बना दूं जिसमें शब्द शक्ति को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, रसों को भी, छंदों को भी, काव्य गुण को बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, यहाँ पर अभी आप प्रश्नों को ध्यान में रखें अच्छे से। सीधा प्रश्न और उत्तर। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताना आपको। प्रसाद, ओज, माधुर्य। उत्तर हो जाएगा माधुर्य। इस प्रकार के प्रश्न एक आध देखने को मिलते हैं। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। स्थापना में क्या है, में क्या है? गुण क्या है? मुख्य रूप से रस के धर्म है। अब तर्क क्या यहाँ पर है? इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म है जो नहीं माना जाता है। ए गलत, आर सही। मतलब स्थापना सही है, स्थापना गलत है, तर्क सही है। ए सही, आर गलत, ए सही, आर सही, ए गलत, आर सही। उत्तर हो जाएगा ब। यहाँ पर ये रिपीट हो गया ऑप्शन ए सही। गुण जो है मुख्य रूप से रस के धर्म है, लेकिन ये बात यहाँ पर गलत है। काव्य गुण काव्य में किससे संबंधित है? रस के उत्कर्ष से, रसक के अपकर्ष से, या रसाभास से, या रसानंद से। उत्तर हो जाएगा ए, रस रसोत्कर्ष या रस के उत्कर्ष से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? कि जो रीति है वो भैया गुण आधारित है। कौन से आचार्य ने ये बात कही है, कौन से ने ये मानी है या प्रधानता है उसकी? उत्तर हो जाएगा देवामन साहब ये बात कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता, मतलब आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? ये एक तरीके से परिभाषा हो गई उस गुण की। ओज, माधुर्य, प्रसाद या कांत। उत्तर हो जाएगा माधुर्य। माधुर्य गुण की जो पंक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी वो बिल्कुल साफ सुथरी सी मिलेगी, बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल की मधुरता है जो सरल सी मिलेगी, और आसानी से उसका अर्थ लगभग आप जो समझ जाते हो, तो वो सहज ग्राह्यता देखने को मिलती है माधुर्य गुण के अंदर। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिन में धुनि की मधुराई, और सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। पंक्तियों में कौन सी काव्य रीति है? गुण और रीतियाँ ऑलमोस्ट है जो सिमिलर विशेषताएं, ऑलमोस्ट। उत्तर हो जाएगा ब, वैदर्भी रीति। रीति को भी थोड़ा ध्यान में रख लें आप। गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा भैया ब।
यह श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है, ये बात सही नहीं है। जबकि गौड़ी रीति से संबंध हम बात करें तो इसमें उग्र पदों और समास की बहुलता होती है। किसमें? गौड़ी रीति। और किस गुण से संबंधित है वो आप कमेंट करके बताना। गौड़ी रीति के अंदर भैया मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, बिल्कुल रहता है। यह ओज और कांति गुण से संपन्न होती है, बिल्कुल होती है। अब आपको पता लग ही गया होगा कौन सा गुण से रिलेटेड है गौड़ी रीति। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? रुद्रट, दंडी, वामन, अप्पय दीक्षित। क्या करोगे उत्तर? वामन महोदय। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? बिल्कुल आसानी से उत्तर दे दोगे, ओज गुण। ओज गुण की कविताएं आप सुनोगे तो चित्त के अंदर तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाएगा भाई साहब कि अभी चलो बॉर्डर पर सल्टा दो 2-4 को। तो माधुर्य गुण के माधुर्य शब्द का क्या अर्थ है? सरसता, मधुरता, सुंदरता या सभी? सारे के सारे शब्दार्थी है जो इसके हो जाएंगे एक तरीके से। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कौन सा काव्य गुण होगा? पढ़ते ही पता लग जाता भैया, ओज गुण, जोश भरने वाला। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं? 10, 3, 15, 8। उत्तर हो जाएगा 3 मुख्य रूप से। ओज गुण के ओज शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? दीप्ति, जोश, कांति या सभी? क्या करोगे? सारे के सारे, दीप्ति, जोश, कांति। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। से शक्ति। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण माने जाते हैं? अकॉर्डिंग टू भरत मुनि उत्तर हो जाएगा 10। वामन 3, भरत मुनि 10। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है लेकिन आ सकता है। ओज गुण होता है वीर रस वाले में। समास की अधिकता ओज कहलाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्मा भूयस्वम, ये किसका कथन है? ध्यान में रखना है इस कथन को आपको विशेष तौर से। वामन महोदय। सही कथन कौन सा है यहाँ पर? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, गुण काव्य के कलापक्ष से संबंधित घटक हैं। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। उत्तर हो जाएगा अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। तब जागे उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठाता। कौन सा गुण हो जाएगा? कौन सा गुण व्यंजित हो रहा है यहाँ पर? उत्तर कर दो भैया, ओज। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। कौन सा काव्य गुण होगा? पंक्तियों को पढ़ते लग रहा है भैया यहाँ तो मामला मीठा मीठा है, माधुर्य। सवाल है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? यानी कि यहाँ से 3 जो तत्व होंगे वो तो काव्य हेतु क्या होंगे? जरूरी होंगे, और एक तत्व जो होगा वो आवश्यक नहीं होगा। तो देखिए, प्रतिभा, ईश, कृपा, व्युत्पत्ति यानी कि निपुणता या बहुज्ञता या फिर अभ्यास। तो काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो भैया उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा ब। ईश, कृपा को आवश्यक नहीं माना, जबकि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को है जो जरूरी माना है। ठीक है बात, काव्य हेतु की दृष्टि से। प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट या विश्वनाथ। तो क्या करोगे उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना बी, पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो उत्तर हो जाएगा द काव्यांग का। वामन साहब ने काव्य हेतु के विषय में किस शब्द का व्यवहार किया है? तो भैया ये कि काव्यांग है जो ठीक बैठता मेरे हिसाब से। आगे मैं बात करूं तो काव्य प्रकाश का रचनाकार कौन है? बिल्कुल आसान सवाल है, कई बार आया, कमेंट करके बताना क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। काव्य प्रकाश का रचनाकार कौन है? अगला है, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यास है। अब संस्कृत है भाई साहब, थोड़ी सी अपन हिंदी वाले रह गए, प्रॉपर संस्कृत से है नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है उच्चारण। यह कथन किस आचार्य का है? भामह, रुद्रट, मम्मट या जयदेव। तो त्रितयमिदं व्याप्रियते किसका है?
कथन हो जाएगा भैया रुद्रट महोदय का। किसका? रुद्रट महोदय का। कार्यत्री, बहुत अच्छा सवाल है। कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो प्रतिभा के ये दो रूप बताए, कार्यत्री और भावयित्री। इस प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? धनंजय, महिम भट्ट, श्रीहर्ष या राजशेखर? तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा अपना द राजशेखर साहब ने ये बात कही। किसने? राजशेखर साहब ने ये बात है जो कही। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते रहते हैं। और फर्स्ट ग्रेड का जो संचार वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर अब जो अपलोड होने वाला, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है कौन सी है भैया? द काव्य प्रकाश, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे। आपने उत्तर दे ही दिया होगा, मम्मट की है। बाकी किस किस के ग्रंथ हैं कमेंट करके बताना। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? बहुत अच्छा सवाल है। भरत साहब क्या कहते हैं कि नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। निम्न में से काव्य हेतु नहीं है, कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रेरणा नहीं है, जबकि अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, ये क्या है? काव्य हेतु है। तीनों के तीनों काव्य हेतु, अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति। वाक्यम रसात्मकम काव्य, उक्ति के लेखक कौन? उक्ति के लेखक कौन भैया? विश्वनाथ साहब। कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। तो भैया राजशेखर, अभी हमने चर्चा की। काव्य प्रयोजन का आशय क्या है? काव्य प्रयोजन का आशय क्या है? काव्य रचना का कारण, काव्य रचना का कारण, काव्य रचना के उपरांत फल की उपलब्धि, काव्य रचना में शब्द व अर्थ का सहभाव, काव्य रचना के आधार बिंदुओं का संयोजन। काव्य प्रयोजन का आशय क्या है? काव्य प्रयोजन का मतलब क्या है? आशय क्या है? तो क्या कर दोगे आप? उत्तर कर देना भैया ख। काव्य रचना के उपरांत फल की उपलब्धि भैया काव्य का क्या होता है? प्रयोजन होता है। कवित्व का बीज किस काव्य हेतु को माना गया है? कवित्व का बीज किस काव्य हेतु को माना गया है? तो उत्तर क्या करोगे बंधुओं? उत्तर करोगे क्या? प्रतिभा को। किसको करोगे? प्रतिभा को। काव्य के जिस रूप में घटना का पूर्वापर संबंध नहीं होता वह है खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य या इनमें से कोई नहीं? उत्तर करोगे मुक्तक काव्य। काव्य के जिस रूप में घटना का पूर्वापर पहले से कोई संबंध नहीं होता वो क्या हो जाएगा भैया? मुक्तक काव्य। कविता प्रबल अनुभूतियों का उद्रेक है, कथन किसका? बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा ये। कविता प्रबल अनुभूतियों का उद्रेक है, ये कथन किसका है? तो उत्तर कर दोगे भैया क्या? वर्ड्सवर्थ का। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? कौन सी परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ ने? ग वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य शुक्ल के मतानुसार हृदय की मुक्तावस्था है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको अलग कोटेशन में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है। रस दशा, शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था क्या है? रस दशा कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के लिए आवश्यक क्या बताया? कौन सी चीज़ बताई? रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, छंद या सभी? उत्तर हो जाएगा ये। नगेंद्र ने कहा काव्य के लिए रमणीय अनुभूति भी आवश्यक है, उक्ति, वैचित्र्य और छंद सब आवश्यक है। कल्पना तत्व का प्रमुख कार्य क्या है? जो कल्पना तत्व है उसका प्रमुख कार्य क्या है भैया? भावों की चित्रमय अभिव्यक्ति करना, शब्द संरचना निर्मित करना, भावों का बीजारोपण करना, कथानक को कलात्मक रूप है जो देना। क्या करोगे? उत्तर हो जाएगा क्या? भावों की चित्रमय अभिव्यक्ति करना। ऊपर यहाँ पर जो नाम देख रहे हो नवसृजन क्लासेज और ऐप का साइन, तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहा है। सेकंड ग्रेड के बैच पर तो फिलहाल है जो 70% की छूट चल रही है, यानी कि लगभग 1000 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो दोनों मिल जाएंगे। और जो बाकी के टॉपिक बचे हैं वो जल्दी ही आजकल में प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ एक टॉपिक बचे हैं, ठीक है, तो आप जल्दी करें, ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास देख लेना पहले, उसके बाद है जो ज्वाइन करना। प्रश्न है काव्य का स्थायी और प्राण तत्व क्या है? काव्य का स्थायी और प्राण तत्व क्या है ये बताना है आपको।
क्या करोगे? विचार तत्व है, भाव तत्व है, कल्पना तत्व या फिर शैली तत्व है? तो काव्य का स्थायी और प्राण तत्व क्या हो जाएगा? भाव तत्व है। क्या करोगे भैया? प्राण तत्व है, स्थायी तत्व भाव तत्व उत्तर हो जाएगा। काव्य रचना का कारण कहलाता है। काव्य रचना का कारण कहलाता है। काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु या काव्य तत्व। एक इसी प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी देखा था, थोड़ा अलग तरीके से। काव्य हेतु हो जाएगा। निम्न में से काव्य प्रयोजन नहीं है। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मरण से मुक्ति, शिवत्र का नाश। उत्तर हो जाएगा मरण से मुक्ति, ये काव्य प्रयोजन नहीं है। काव्य के भेद हैं भैया, गद्य और पद्य, केवल पद्य की विधाएं, केवल गद्य की विधाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर गद्य और पद्य। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचम वेद कहने वाले कौन? भरत मुनि। भरत मुनि ने कहा क्या? नाटक क्या है भैया? पंचम वेद है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, ये किस विद्वान का कथन है? जो कथन है संस्कृत वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने कहा, ध्यान में रखना। काव्य शास्त्र में अभिजात से क्या तात्पर्य? बहुत अच्छा सवाल है। अभिजात, अभिजात माने प्रौढ़ता। काव्य शास्त्र में अभिजात से तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्रौढ़ता हो जाएगा। शब्दार्थ साहित्य काव्यम, अभी हमने देखा क्या हो जाएगा? उत्तर भैया भामह। शब्दार्थ साहित्य काव्यम भामह। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? ये रिपीट हो गया है सवाल, अभी हमने देखा था। क्या करोगे? उत्तर हो जाएगा पंडितराज जगन्नाथ। काव्य दर्श ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य दर्श, दर्श से भैया दंडी, द से दर्श, द से दंडी। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति माने क्या होगा भैया? शब्द ज्ञान। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया? तो पहली बात ये पंक्तियां आ जाए किसकी है, तो भैया क्या करोगे? तुलसीदास जी की है। और प्रयोजन, किस काव्य के प्रयोजन को महत्व दिया? तो उत्तर हो जाएगा भैया क्या? स लोक मंगल की भावना को। काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन? अभी अभी हमने बात की, कौन? दंडी। ये हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया, ये रिपीट हो गए यहाँ पर। काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया? तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा स प्रतिभा को, भारतीय आचार्यों ने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, माफ कीजिए यहाँ पर विलक्षणता, प्रीति और कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में। उत्तर करोगे भामह साहब। तो ये था अपना काव्य हेतु प्रयोजन लक्षणों से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगा तो लाइक करना है, सभी साथियों तक साझा करना है। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का रिवीजन चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो रिवीजन के लिए अपनी एक शानदार पुस्तक आ रही है आदि पब्लिकेशन की, हिंदी स्कूल व्याख्याता वन लाइनर फॉर फाइनल रिवीजन। डिलीवरी चार्ज भी फ्री है। फिर आज ऑर्डर करते हो तो मात्र 120 रुपये में। सेकंड ग्रेड की वन लाइनर हिंदी की रिवीजन के लिए ये भी शानदार 130 रुपये में। सेकंड ग्रेड एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की पहले आए हुए प्रश्न प्लस 15 अभ्यास मॉडल पेपर भी इसमें डाले हैं विद ओमार सेट। और फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की, स्कूल मैनेजमेंट की, साइकोलॉजी की, कंप्यूटर और सूचना तकनीक वाला जो ICT वाला पार्ट है, उन सब की भी किताब आ रही। 3100 से ज़्यादा इसके अंदर प्रश्न हमने शामिल किए हैं। तो इन सब किताबों का आप 86 19 73 87 34 पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर 86 19 73 87 34, इस पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फिलहाल डिलीवरी चार्ज भी बिल्कुल फ्री है। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर लीजिए। इन सब की PDF वगैरह आपको वहीं मिलने वाली है फ्री वाले सेक्शन में। नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये अपने टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से और नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, सूचना वगैरह डाली जाती है। साथ ही साथ नवसृजन क्लासेज नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर करंट की नियमित रूप से क्लासेज डाली जा रही है, जीके की और इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्लासेज डाली जा रही है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिना आपका समय ज़्यादा जाया किए हुए। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, फिर मिलता।